Hello dear students, it's Kiran going to deliver you weekly test questions based on chapter 1 and 2 of economics. Dear, it is FAQs, means that frequently asked questions. So, dear, this is your questions. There are 8 questions. आप देख रहे हो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं यहाँ से आपको आंसर्स दे रही हूँ और उसके बाद आप जो है मैच कर लेना और धीरे से मैं आगे चलूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि हो सकता है आपको प्रीवियस वीडियोस के कुछ आंसर्स थोड़े आसान लगे या इसके आसान लगे, क्योंकि मैंने वैसे ही कंबाइन किया है, क्योंकि एकदम कॉपी नहीं किया है आंसर्स को, सो दैट कि अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़े से ऐसे चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि सारे बच्चे एक ही तरह के नोट्स प्रिपेयर करो या एक ही तरह की चीज़ करो, वो बेहतर नहीं होता। इसलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो इन चीज़ों के डेफिनेशंस डाले थे, ऑब्वियसली डेफिनेशन तो वही है, बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा जो है डिफ़र कर सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके लिए आसान भी हो सकता है और हो सकता है कहीं आपको लगे कि इससे अच्छा तो पहला वीडियो था या पहले से अच्छा ये है, तो आप कंपेयर करोगे। मैं मटेरियल्स दे रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे कह रहा है कि फिजिकल कैपिटल को एक्सप्लेन करो। इसमें मैंने आपको पहले दिया है, तो व्हाट यू नो अबाउट फिजिकल कैपिटल, एक्सप्लेन। सो आई एम गोइंग दिस सॉरी डियर। फर्स्ट इज फिजिकल कैपिटल। कैपिटल ये है क्या? ये कंसिस्ट करता है मैन मेड गुड्स। ओके, इसमें आप बहुत सारी चीज़ शामिल कर सकते हो। मैंने ब्रैकेट में कुछ दिया भी है, आप देख लो। और बट यहाँ मैं आपको प्रीवियस वीडियो से रिलेट कर लूँ। फिजिकल कैपिटल सिंपली हम उनको बोलते हैं जो आपके प्रोडक्शन को असिस्ट करते हैं, दैट असिस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो सारी चीज़ जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया है, जैसे कैश हो सकता है, रियल एस्टेट यानी ज़मीन हो सकता है, कुछ इक्विपमेंट हो सकता है, कुछ ऐसे इन्वेंट्रीज हो सकती हैं फिजिकल कैपिटल के एग्जांपल्स। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, सपोज करें आप अगर आप स्कूल इंडस्ट्री रन कर रहे हो या कोई है, तो उनके पास जो उनकी प्रॉपर्टी है यानी लैंड है, बेंचेस, डेस्क, वाइट बोर्ड, जो स्कूल इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, तो ये उनकी फिजिकल कैपिटल है जिनको वो छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल कैपिटल को दो ब्रॉड लेवल में डिवाइड किया गया है। आप देखें वो क्या क्या है। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, अनदर वन इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल है क्या? तो ये वो चीज़ है, यानी फिजिकल कैपिटल का ही ये पार्ट है, बट ये वो चीज़ है जिसको कि रिपीटेडली आप प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। फिजिकल एसेट्स दैट इज यूज रिपीटेडली इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इट एक्चुअली आप ये कॉन्ट्रास्ट भी आपको देता है विच सर्कुलेटिंग कैपिटल सच एज रॉ मटेरियल, यानी आपको दूसरी तरफ उस रॉ मटेरियल्स को जो है सर्कुलेट करवाता है। एक बार आपने कर लिया, बार बार आपको इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है या इस पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वर्किंग कैपिटल क्या है, थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ एक्सप्लेन भी किया है। सॉरी, आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो वर्किंग कैपिटल सिंपली द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज़ यूज इन डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशन। डेली वर्क करने के लिए जो आपको हाथ में मनी चाहिए, वो इसका एग्जाम्पल है। कैलकुलेट किया जाता है एज अ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। एसेट और लाइबिलिटीज़ मैंने आपको शक्ल एंड विलास की स्टोरी के में आपको बता दिया है, तो उसी को यहाँ मैं दिखा रही हूँ। उसको भी वैसे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि ये डायरेक्टली चैप्टर 1 से रिलेट कर रहा है। वर्किंग कैपिटल को हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वो क्या है? तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी आपकी जो अभी की प्रॉपर्टी है, सपोज करो किसी पर्सन की 1 लाख की प्रॉपर्टी है और उसकी जिम्मेदारी लाइबिलिटी, यानी जैसे कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, तो आपको स्कूल बिजनेस शुरू कर रहे हो तो बेंचेस, डेस्क, वाइट बोर्ड्स, डस्टर्स, ये सब चीज़ मिलाकर आपको 50,000 के खर्च आ जा रहे हैं। तो बच कितने रहे? 50,000 रुपीज़। तो ये जो 50,000 है, यही है आपका वर्किंग कैपिटल, यानी आपके हाथ। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं मनी इन हैंड। क्या कहेंगे? मनी इन हैंड, यानी आपके पास कुछ पूंजी होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस को रन कर सकें। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वैसे ही एग्जाम्पल पुट कर दिया है वर्किंग कैपिटल के लिए, सच एज इन्वेंट्री, पेमेंट,
पेमेंट्स ऑन शॉर्ट टर्म्स डेबिट, कई बार आपको किसी को पेमेंट करना हो, कुछ डेट हो, डे टू डे खर्चे भी होते हैं, उसके लिए भी आपको मनी इन हैंड तो चाहिए। तो ये हुआ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक बार चेक करो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग, ये वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है, थोड़ी सी इसमें मैंने ज़्यादा पॉइंट पुट किए हैं, तो आप इसको ज़रूर देखना, होपफुली आपके लिए इजी होगा, और नहीं होगा तो फिर बताना, मैं फिर इस पे काम करूँगी। और अभी मैं आपको बता दूं, ये जो है आउटडेटेड है, यानी ट्रेडिशनल फार्मिंग इज अ आउटडेटेड एंड ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग यूज फॉर फ्रॉम अर्लियर टाइम्स आर नोन एज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। पुराने टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, अर्लियर टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड वैसे कहलाता है। ये मेथड्स जो हैं, सेकेंड पॉइंट, आर टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस मेथड से फार्मिंग करने में, और प्रोडक्शन भी इसका काफ़ी लो होता है, ये डिमेरिट भी है आपकी। बट फीचर्स में दोनों चीज़ शामिल होते हैं, वो मेरिट हो या डिमेरिट्स हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ, ओल्ड मेथड होता है लाइक इरिगेटिंग लैंड, ज़मीन को आप इरिगेट करने के लिए पुराना पर्शियन वेल का इस्तेमाल अभी भी किया जाता है, यानी जैसे वेल से आप पानी निकालते हो और फिर वाटरिंग करते हो प्लांट्स को, तो वो तरीका पर्शियन वेल हम उसको कहते हैं। और ट्रेडिशनल सीड का इस्तेमाल करते हो, दैट मीन देयर इज़ नो HYV सीड, नॉर्मल सीड को आप रख लेते हो, उससे प्रोड्यूस करते हो। फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन, यानी उनको इरिगेशन के लिए उनके पास कोई और फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो डिपेंड करते हैं किस पे, तो मानसून रेन पे डिपेंड करते हैं। और नेक्स्ट है, काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स आर यूज एज फर्टिलाइज़र। आप काउ डंग का इस्तेमाल करते हो मैन्योर के लिए, या कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हो जो कि ऑर्गेनिक हो। आजकल किचन वेस्ट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन में है। नेक्स्ट है, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड डू नॉट रिक्वायर मोर इनपुट, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इसमें पैसे कम लगते हैं। बड़ी इंडस्ट्री का कोई भी सामान, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कोई भी सामान बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते हो। तो ये रहे फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड के। अब नेक्स्ट जो है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के फीचर्स मैं बता रही हूँ। मॉडर्न फार्मिंग मेथड के फीचर्स जो हैं वो क्या हैं, तो न्यू एंड स्पेसिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, एक नया तरीका है फार्मिंग का जो यूज़ किया जाता है नाउ डेज, आर नोन एज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। नेक्स्ट है, देयर मेथड्स आर क्विक, एफिशिएंट, इज इजी टू यूज़ एंड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन लेस टाइम, यानी आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें कर लेते हो, और जो है बहुत प्रोडक्शन हो जाता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स बढ़ जाता है प्रोडक्शन। इसमें मशीनरीज जो यूज़ करते हो लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स आर यूज्ड। फोर्थ पॉइंट, HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। और नेक्स्ट पॉइंट, फार्मर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेन, यानी इसमें जो काम करने वाले फार्मर्स होते हैं, या इस मेथड से जो फार्मिंग कर रहे होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी रेन पे नहीं होती, बिकॉज दे हैव प्रोविजन ऑफ ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन, क्योंकि उनके पास सुविधा होती है कि वो ट्यूबवेल से इरिगेट कर सकें। केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज, इसमें आप केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, तभी आप ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हो। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों की आवश्यकता होती है जो कि इंडस्ट्री में बनी हुई हो, और इसीलिए ये कॉस्टली होती है, यानी मॉडर्न फार्मिंग मेथड ज़्यादा कॉस्टली है रैदर देन जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से। और ये जो है आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये सेक्टर्स है, 3 सेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने पूछा है, डिफ्रेंशिएट अमंग 3 सेक्टर्स। बट यहाँ डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ मैं उनकी इंटरडिपेंडेंसी भी बता रही हूँ, सो दैट कि मैंने इसको बहुत एक्सप्लेन प्रीवियस वीडियो में नहीं किया था, इसलिए। ठीक है, the primary sectors and secondary and tertiary sectors represent various business types and goods they procure and sell in economic setup. Each sector is interdependent on each other. हर सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, सो दैट द इकॉनमी एज अ होल फंक्शंस प्रॉपरली एंड इफ़िशिएंटली। ये मैं यहाँ से यहाँ तक थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, इसलिए कि आप ये समझ लो कि ये 3 सेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है। मैंने समझाया तो था पर नोट्स नहीं दिया था,
तो ये 3 सेक्टर आपस में काम करते रहेंगे ना प्रॉपरली, तभी कंट्री की जो इकॉनमी है वो प्रॉपरली और एफिशिएंटली वर्क कर रही होंगी। ठीक है? तो फर्स्ट सेक्टर है आपका इसमें प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर सिंपली क्या कहता है, इज़ वेयर द मटेरियल्स फॉर सेकेंडरी सेक्टर्स आर गैदर्ड। ये वो सेक्टर है जहाँ पर मटेरियल्स आप सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए ही गैदर करते हो, जमा करते हो। यानी प्राइमरी सेक्टर जो है सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर जो है द प्रोडक्ट इज देन मेड इनटू कंज्यूमेबल आइटम्स। इसको कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हो। ये वर्ड है कंज्यूमेबल आइटम, यानी कंज्यूम करने वाले आइटम जो है वो बनाता है, इसलिए हम इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें बनती हैं। बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ताकि वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा ना हो, आप ज़्यादा देखना हो इसके एग्जांपल्स तो प्रीवियस वीडियो में दिए हुए हैं। Tertiary sector, this sector is also known as service sector because it provides services such as transportation, banking, etc. आपको ये प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग। इसके अलावा आप देखो कि ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है। और एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि आप 9th में हो और 9th में ये टॉपिक पढ़ रहे हो, एज इट इज़ आपको 10th में भी पढ़ना है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। इनफैक्ट वहाँ सेक्टर्स के ऊपर पूरा चैप्टर ही है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन 4 वाला दिखा दूं, जिससे दिस वन राइट डाउन द स्टेप्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको स्टोरी बता दी है सकल और विलास की, वहाँ पे देखना सबसे नीचे में मैंने जो है सर्कल करके दिखाया है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो क्लासिफिकेशन के तौर पे थी, वैसे मैंने उसमें बताया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो आप देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आप देखो कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं। तो पहले तो 2 फैक्टर मैं बता दूं, देयर आर 2 फैक्टर्स एंड 5 स्टेप्स नीडेड फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये 2 फैक्टर्स तो मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने टेस्ट में ये 2 फैक्टर्स डाले हैं तो भी मैं आपको मार्किंग दूंगी, क्योंकि मैंने उतना ही आपको पढ़ाया था। राइट नाउ मैं यहाँ पे दे रही हूँ 5 स्टेप्स, तो वो भी आप देख लेना। ये 2 स्टेप मैं दे चुकी हूँ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये दोनों। और नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, वो आप देखो। पहली चीज़ तो अच्छा कैपिटल, ह्यूमन एक अच्छा कैपिटल बन जाए, इसके लिए इसके हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज, बहुत तरह की सुविधाएं हो सकती हैं। सर्विस में किसी जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, हेल्थ फैसिलिटी की चर्चा कर रही हूँ कि आपके आसपास ऐसे कोई मेडिकल सेंटर हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, जहाँ जाके आप अपने हेल्थ का चेकअप लें। तो दैट्स वाई। दूसरी बात, इन ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी अगर आप अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहते हो तो वो जॉब भी कर रहा हो तो बीच बीच में उसे ट्रेन किया जाना ज़रूरी है, ताकि उसमें स्किल डेवलप हो और वो अच्छा कैपिटल बनकर सामने आए, जैसे कि सकल की स्टोरी में आपने देखा था। और यहाँ फॉर्मली ऑर्गेनाइज एजुकेशन एट एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर लेवल, ये बहुत चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। फॉर्मली ऑर्गेनाइज एजुकेशन मीन्स कि जो आज आप छोटे लेवल पे एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर लेवल पे जो स्टडी कर रहे हो वो है क्या, तो वो सिंपली यही है जिसको आप चेक करो कि अगर वो बढ़िया होता है आपके एरिया में जहाँ भी आप रह रहे हो, और बच्चे या फिर स्टूडेंट्स अगर स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनने वाला है या बन गया है। नेक्स्ट है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े जो हो गए हैं जिनके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनके लिए कुछ ऐसे एडल्ट्स के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। सच एज मैं बोल दूं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि कौन से सीड्स यूज़ करने हैं, कब किस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, कैसे सॉइल का पीएच लेवल क्या है, इसके लिए बहुत से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो उसको हम कह रहे हैं स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट। उसके बाद ये अगर आपको ह्यूमन कैपिटल बनना है तो कई बार माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कई बार आपको अच्छा कैपिटल बनने के लिए आप माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हो अच्छे एजुकेशन के लिए, तो ये भी एक फैक्टर है। और फैमिलीज़ को भी एडजस्ट करना होगा इस चेंजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी से, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते रहते हो तो आपकी फैमिली को भी ये जो है करना पड़ता है, तो उनको भी
इसके लिए तैयार रहना होगा, तभी आप अच्छा कैपिटल बन सकते हो या बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन कौन सा क्वालिटेटिव पॉपुलेशन के लिए वो कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है, वो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन आपको दिखा दूँ। दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटेटिव पॉपुलेशन, ये भी मैंने आपको दिया था, इनफैक्ट सारा ही दिया है, उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं FAQ की शक्ल में दे भी रही हूँ। The factors responsible for qualitative population are: the quality of population determines how capable the human resources of a country. Simply population का qualitative होना ये बताता है कि कितना capable है किसी भी country का, किसी भी state का जो human resource है। इसके लिए मैंने अपने previous video में जापान और अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, उतना एलिब्रेट नहीं कर रही हूँ। फैक्टर्स कौन कौन सा है वो आप देखो। तो अगर क्वालिटेटिव पॉपुलेशन चाहिए, यानी जो पॉपुलेशन है उसमें क्वालिटी हो, तो फिर उसको एजुकेट होना चाहिए, यानी एजुकेशन उसे मिलनी चाहिए। उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि विलास की केस में वो अनहेल्दी था, उसे जो है प्रॉब्लम थी। और नेक्स्ट है सैनिटेशन। आप इनफैक्ट हेल्दी तभी रहेंगे जब आपके आसपास सैनिटेशन होगी, साफ सफाई होगी, तभी आप हेल्दी रहेंगे। लाइक अभी कोरोना पीरियड में हम सब बहुत ज़्यादा सैनिटाइज हो रहे हैं हर बार, हर समय, हर काम को करने के बाद। तो सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मुझे लगता है मैंने ये प्रीवियस यस्टरडे वाले वीडियो में दिया भी था आपको। यस, ये अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप, यानी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको उसमें 5 दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 3 पूछ रही थी कि इन तीनों को बताओ। जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो ध्यान से देखें, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एज इट नेम साउंड्स देयर कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स डिमांड्स फॉर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क एंड वर्कर्स चेंज विथ द चेंज इन द सीजन। यानी इसमें क्या होता है, सीजन के हिसाब से आपको काम मिलता है और कभी नहीं मिलता है। जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को कब काम मिलता है, वर्कर्स को कब काम मिलता है, जब हार्वेस्टिंग सीजन हो या सोइंग सीजन हो, यानी मंथ में उसी समय उनके पास काम होता है जब हार्वेस्टिंग और शोइंग हो। उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं और जॉब करने लगते हैं। और जॉब यानी कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइवलीहुड रन करने के लिए तो चाहिए। तो जब ऐसा कोई जॉब मिले या फिर किसी सीज़न में जॉब है और कभी नहीं है, तो फिर उसी को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी किसी सीज़न में तो आप एम्प्लॉयड हैं, पर जब काम नहीं होता तब आप अनएम्प्लॉयड भी हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। क्यों है, तो वो आप देखो। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है इज व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड एंड नॉट एबल टू फाइंड सुटेबल एंड एफिशिएंट जॉब फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन इट इज़ नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सिंपली कि किसी ने बहुत बड़ी कोई है तो इंजीनियर, बट उनको इंजीनियर का काम ही नहीं मिला, वो कोई छोटे मोटे से जॉब में या छोटे फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो दैट शोज़ कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। पढ़े लिखे तो बहुत हैं। इसकी वजह क्या है, जो मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, अभी मैं फिर केवल बता देती हूँ कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ स्किल, बहुत स्किल नहीं होता, आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई होती। यही तीनों पॉइंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है, जो मैंने यहाँ बता दिया। ओके, और नेक्स्ट है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये क्या है कि द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबली एम्प्लॉयड बट एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें लोग दिखते तो एम्प्लॉयड हैं, बट वो एक्चुअली में एम्प्लॉयड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, नॉट एम्प्लॉयड होते हैं। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको अंडरलाइन करना, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, छिपी हुई बेरोजगारी। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कभी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जगह आपसे क्वेश्चन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहकर पूछ दिया जाए। तो इन सच सिचुएशन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड। एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें 2 लोग, यही एग्जांपल मैंने प्रीवियस भी दिया था, इसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, या फिर मम्मी और पापा, पापा काम कर रहे हैं
और जो है प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, तो 10 केजी जो है वीट का प्रोडक्शन इनका हो जा रहा है। लेकिन बाद में इनके ये 3 जो है चिल्ड्रन बड़े हो जाते हैं और ये भी फिर ये तीनों भी इसमें काम करना शुरू करते हैं, पर प्रोडक्शन जो है 10 केजी ही रहता है। पर प्रोडक्शन अगर 10 केजी ही है तो फिर क्या है, सॉरी इसको मैं ऐसे कर दूँ थोड़ा सा। एक्चुअली एक्सप्लेन इसलिए मैं करना चाहती थी कि ये छोटा सा लैंड ऑफ पीस है जिसमें आप ये 2 पर्सन काम कर रहे हैं और इसके बाद और ये कितना प्रोड्यूस कर लेते हैं काम करने के बाद, 10 केजी वीट। और इसके बाद इनके ये 3 बच्चे मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, ये तीनों भी काम करने लगते हैं, पर प्रोडक्शन कितना रहता है, 10 केजी ही। तो ये जो तीनों हैं, ये जो कहलाएंगे ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 लोगों की ही ज़रूरत है, 2 लोग मिलकर ही 10 केजी प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर ये 3 जो हैं वो सिंपली लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड। नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स क्या है। आप देखो ह्यूमन रिसोर्स किसको कहते हैं, यही क्वेश्चन है आपका जो आपको मैंने ऊपर दिखाया है। ह्यूमन रिसोर्स इज अ सेट ऑफ पीपल हु मेक वर्क हु मेक अप वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक वर्क फोर्स है, यानी काम करने वाले लोगों का समूह है जो ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि उनके बिना कोई भी काम नहीं होता। बिजनेस सेक्टर्स, इंडस्ट्री में हो सकता है, इकोनॉमी में हो सकता है। A narrower concept is human capital, the knowledge which the individual have। इसको ज़रूर आप अंडरलाइन कीजिए, मैं फिर से एक बार अलग से इसको अंडरलाइन करके दिखा दूँ। एक्चुअली इसको आप ज़रूर रखें कि एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स के पास, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसके पास कुछ नॉलेज है जो कि हर इंडिविजुअल के पास होगा जो ह्यूमन रिसोर्स है, और वही नॉलेज उसको ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे इंक्लूडेड मैन पावर, लेबर, पर्सनल्स, एसोसिएट्स और सिंपल पीपल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप देख लो जो इजी है और इम्पॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में सिंपली ये रेफर करता है to a human activity related to productions and consumption of goods and services for economic gain। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इज जो है ये वाली थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर आ गई, इसको आप नॉन एक्टिविटी ही करो, ठीक है, इसको मैं यहाँ कट कर रही हूँ। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज माय टाइपिंग मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी, एक्चुअली एन था तो मैं इसको एक मिनट, वो स्पेस लेना चाहिए था, उसने स्पेस नहीं लिया है वहाँ पे। ठीक है, इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड ग्लैडली, यानी ये वो एक्टिविटी है जो बड़ी खुशी खुशी करता है कोई, पर इसका एम जो है कोई भी मनी नहीं होता। विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर्स विदाउट एनी रिगार्ड्स टू मॉनिटरी गेन, यानी किसी पैसे को हासिल करने के लिए काम नहीं करते। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है एक टीचर का, सॉरी, व्हेन अ टीचर, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसको बोलेंगे, व्हेन अ टीचर टीचेज इन अ स्कूल देन इट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रही होती हैं, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रही होती हैं या होते हैं, तो वो उनका काम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, क्योंकि इसके बदले उन्हें मॉनिटरी गेन होता है। लेकिन वही टीचर जब घर में जो है टीचर जब घर में व्हेन टीचर यूज टू टीच हर और हिज चाइल्ड, देन इट इज़ नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड है, हो सकता है वो टीचर अपने छोटे भाई बहन या किसी को पढ़ा रहे हो घर पे, इसके बदले उनको कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता, तो फिर वो जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। डियर दैट्स इट, 8 क्वेश्चन्स थे आपके, और मुझे लगता है कि मैंने वो सारी चीज़ आपको दे दी है। सो अब यही कहूँगी कि आप जो पढ़ रहे हो थोड़ा सा और भी करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना आपको है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, वैसे मैं अपने बिहाफ पे जो मेरे पास जानकारी है, नॉलेज है, मैं देती रहूँगी। और पर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पूछना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो,
और मैं उस पे जो है काम करूँगी। सो सिलेबस जो है आप ज़रूर चेक कर लो, हालाँकि मैं उस सिलेबस से ही पढ़ाऊँगी, पर कुछ बच्चों के कॉल आए थे इसलिए मैंने आज सिलेबस भी जो अपडेटेड या फिर रिड्यूस सिलेबस है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। चलो बाय।